हेलो 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 एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अगेन हमारे एमडीके के नीट यूजी एंड प्री नर्सिंग टेस्ट के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोग पहले फिजिक्स के चैप्टर्स को कवर कर रहे थे, है ना। बट एग्जाम्स को देखते हुए हम लोगों ने प्लान किया कि पहले हम लोग यूट्यूब पे आपके लिए जो ट्वेल्थ का जो पोर्शन है इसको कंप्लीट करते हैं। क्यों ट्वेल्थ का फिजिक्स का, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इलेवेंथ के फिजिक्स की तुलना में क्या चेंजेस है, क्यों थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप देख चुके हो कि हम लोगों ने इलेवेंथ के फिजिक्स के जो कुछ चैप्टर्स थे, जो अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में बात करूं, तो इलेवेंथ में एनसीईआरटी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम लोग मोशन इन प्लेन कर रहे थे, उस सीरीज को भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बट अभी जो सीरीज हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला प्लान है कि हम सबसे पहले आपको ट्वेल्थ का पोर्शन कंप्लीट करा के दें, क्योंकि जो बच्चे ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हों। अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं और सामने बोर्ड से और आप टेंशन में हो, डर रहे हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी जो टीम है, हमारी एमडीके की टीम की तरफ से आपको कंटिन्यूसली बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्लास प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से अगर आप इन वीडियोस को देखते हो तो इतना आप ऐसे रह सकते हो कि बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, काफ़ी अच्छे टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें तो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप सीक्वेंस में सारे वीडियोस को देखिए। ये ट्वेल्थ के बच्चों के लिए तो एक बहुत सुनहरा मौका है, ठीक है। जो बच्चे इलेवेंथ में हैं उनके लिए भी फिजिक्स के कुछ लेक्चर्स अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आपको वहाँ से भी देखना है। और जो बच्चे पीएनटी और एम्स को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए तो इलेवेंथ के साथ साथ ट्वेल्थ का भी कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स को देखिए, शुरुआत से देखिए, ठीक है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चल ही रहा है, आज फिजिक्स का पहला लेक्चर है क्लास ट्वेल्थ को ध्यान में रखते हुए। और पीएनटी के बच्चों के लिए तो दोनों लेक्चर काम के हैं, तो आपको पूरा ध्यान से देखना है। जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे, नीट के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी बेसिक वाली रहने वाली है। दूसरा, ट्वेल्थ के फिजिक्स के बुक को आपको कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच है, ट्वेल्थ का फिजिक्स कैसे इलेवेंथ के फिजिक्स के अलग है, ठीक है। इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं ट्वेल्थ एनसीईआरटी की बात करूं, या ट्वेल्थ के लिए अगर मैं अच्छे किसी भी एग्जाम को उठा करके बात करूं, तो जो ट्वेल्थ का वेटेज होता है वो इलेवेंथ के वेटेज से ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जो ट्वेल्थ के चैप्टर्स होते हैं, इनका अगर मैं वेटेज वाइज बात करूं तो इनका जो वेटेज होता है वो इलेवेंथ के वेटेज से क्या होता है, ज़्यादा, मोर वेटेज, ठीक है। अप्रोक्स आप मान सकते हो आपके क्वेश्चन पेपर का 55% जो होता है, ये क्या होता है, अपना ट्वेल्थ का फिजिक्स होता है, ठीक है। दूसरी बात करूं तो जो ट्वेल्थ का फिजिक्स होता है ये फॉर्मूला बेस्ड होता है। कैसा होता है? फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा होता है। फॉर्मूला बेस्ड होने से फ़ायदा क्या होता है? फॉर्मूला बेस्ड होने से आपका फ़ायदा ये है कि ये थोड़ा सा ईजियर होता है देन इलेवेंथ के फिजिक्स से, ठीक है। ईजियर देन इलेवेंथ के फिजिक्स से थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि इसमें हमको फॉर्मूला ज़्यादा याद करने हैं, ठीक। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो इसके जो चैप्टर होते हैं छोटे होते हैं, ठीक है, शॉर्ट चैप्टर्स। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, बट हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, शॉर्ट चैप्टर के साथ साथ थोड़े इजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं किसी तुलना में, इलेवेंथ की, ठीक है। कंपेटिवली अगर हम इलेवेंथ की बात करें तो जो ट्वेल्थ का फिजिक्स है थोड़ा सा आसान है, ठीक है। आसान और टफ जैसी कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है। बट मेरा कहना ये है मेरा कहना ये है कि अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो, अपनी तैयारी करते हो, क्योंकि हमको एग्जाम में एक सीट निकालना है, तो हमारे पास हमारी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो अगर आप पीएनटी या एम्स के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहला जो टारगेट है आपको रखना है ट्वेल्थ के सिलेबस पे, ठीक है। सर मैंने इलेवेंथ के फिजिक्स अभी नहीं पढ़ा है, मैंने इलेवेंथ के चैप्टर्स अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, क्या हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? जी, आप बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, 100% आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहाँ मेंशन भी कर सकता हूँ, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। क्यों मेंशन कर रहा हूँ? मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अगर इससे पहले आपने नहीं पढ़ा है और आप यहाँ से पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आने वाला है, बट इसके बाद आपको कंटिन्यूसली हमारे सारे लेक्चर्स देखने हैं, अदरवाइज इसके बाद के चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर आपने इलेवेंथ के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ट्वेल्थ के इस चैप्टर से आप स्टार्ट कर सकते हो, ट्वेल्थ का ये पूरा पोर्शन आपको समझ में आने वाला है। तो अगर आपके पास पुराने वीडियोस के बैकलॉग हैं तो उसका टेंशन लेने कोई बात नहीं है, आप आज से हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, और मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। बट अब जो अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं उसको आपको काफ़ी सिंसियरली देखना है, ठीक है।
ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आज हमारा पहला चैप्टर होने वाला है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, एनसीईआरटी का पहला यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। सेकेंड जो हमारा चैप्टर है, ये जो चैप्टर है ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आने वाले हैं और मैं बता दूं काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है ये दोनों चैप्टर। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स को हमको काफ़ी अच्छे तरीके से करना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठाओगे तो आपको इन 2 चैप्टर से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, हल्का सा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन अगर आप एक बार मन से इन दोनों चैप्टर को पढ़ोगे ना तो किसी भी एग्जाम में इन 2 चैप्टर से आपके मार्क्स एकदम फिक्स हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स की बात करूं तो इसका मतलब है कि चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट मतलब जो हमारा चार्ज है ये किसी भी तरीके से मूव नहीं कर रहा, इस रेस्ट पे पड़ा हुआ है। जब कोई चार्ज मूव करेगा तो उसके लिए हमारा एक चैप्टर है करंट। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकेंड यूनिट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में ही हमारा जो चार्ज है जब वो मूव करेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, चार्ज हमारा कहाँ पर है, रेस्ट पर है, चार्ज रुका हुआ है, चार्ज आराम कर रहा है। अगर चार्ज चलने की कोशिश भी करेगा तो किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे जिसमें चार्ज मूव तो करेगा बट उसके बाद वो वापस अपने कंडीशन या पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब कि रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये चैप्टर टोटली डेडिकेटेड है चार्ज के रेस्ट कंडीशन पे। ठीक है, इसलिए इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, जिसमें कि हमारा जो चार्ज होगा वो रेस्ट पे होगा। सर ये चार्ज क्या है, दिक्कत की बात क्या है, आप यूनिट का नाम समझा रहे हो, हर चीज समझा रहे हो, आप बार बार चार्ज वर्ड यूज कर रहे हो, बार बार चार्ज वर्ड यूज कर रहे हो। चार्ज क्या है, पहले आप ये तो बताओ कि चार्ज है कौन, है ना, क्या है चार्ज, कुत्ता है, बिल्ली है, क्या है चार्ज। चार्ज पता रहे तब तो हम समझें कि चलो रेस्ट पे या रुका हुआ है। बिल्कुल, इसके बाद मैं डायरेक्टली आपको यही समझाने वाला हूँ कि चार्ज क्या है। ठीक है, चार्ज किसी भी मैटर या किसी भी मैटर या किसी भी ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ, किसी भी मैटर या ऑब्जेक्ट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। अगर उसके पास चार्ज है तो वो 2 प्रॉपर्टीज जरूर शो करेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तो 2 प्रॉपर्टीज शो करता है ना, एक है अपना मैग्नेटिक इफेक्ट और एक है अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि हम आगे जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद पूरा मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं जिसमें हमारा जो चार्ज है उसी की वजह से कोई भी मैटर या ऑब्जेक्ट क्या शो करेगा, मैग्नेटिज्म के साथ साथ इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करेगा। मतलब हर वो बॉडी जो जिसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसकी वजह से वो बॉडी अट्रैक्ट होता है, रिपेल होता है, तो वहाँ पर क्या क्रिएट होता है, चार्ज। अगर उसके पास चार्ज है तभी हमको ये 2 प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हर वो बॉडी, हर वो मैटर जिसके पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने की कैपेबिलिटी होती है, दैट मीन्स वहाँ चार्ज होता है। चार्ज के कारण ही पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो चार्ज 2 टाइप के होते हैं। अगर मैं टाइप की बात करूँ तो चार्ज क्या है, 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के किसी एग्जांपल की बात करूं तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ा ही होगा, है ना, एटम। एटम में क्या होता है कि हमारे पास 3 चीजें देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसके बारे में हम फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर एटम में और डील में पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी मैटर या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, एक एटम होता है, जिस एटम के पास क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल होता है। जो प्रोटॉन होता है उसके पास, वो हमारे एक पॉजिटिव चार्ज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। नेगेटिव चार्ज के लिए हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम। 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम। वैसे इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁹
कूलॉम, दोनों पे चार्ज तो सेम होते हैं, बट हमको ये ध्यान रखना है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, तो ये बता सकता हूँ कि अगर ये प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, सिमिलरली वैसा ही एक और कोई एटम है जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सर ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है? अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है इसकी बात करूँ, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एटम है, ठीक है, या कोई मैटर है, पहले मान लेते हैं। ये मैटर क्या है, छोटे छोटे एटम से मिल के बना है, सबके पास छोटे छोटे एटम्स हैं, ठीक। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, अपने पास से इलेक्ट्रॉन को किसी को देता है, ठीक है, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि अगर आप अपने किसी दोस्त को पैसे देते हो, जैसे आप अपने किसी दोस्त को पैसे देते हो तो आप आ जाते हो पॉजिटिव में, बट जिस दोस्त ने आपसे पैसे लिए हैं वो चला गया डेट में। अगर वो डेट में चला गया मतलब वो नेगेटिव में है। तो आपको यहीं से याद रखना है कि अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर क्रिएट होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो भी एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, है ना, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो कभी भी अगर कोई भी एटम लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोल सकता हूं कि इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। एंड अगर कोई भी एटम गेन कर रहा है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोल सकता हूं कि इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। सर ये इलेक्ट्रॉन की ही लूज और गेन की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए होता क्या है कि हमारा जो भी एटम होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बाहर के सेल या बाहर की ऑर्बिट में क्या है, घूम रहे होते हैं, ठीक है। अंदर अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो इनके पास जो है मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए प्रोटॉन को इसके न्यूक्लियस से निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जैसे जैसे अपने न्यूक्लियस से जितने जितने दूर होते हैं उस ऑर्बिट से उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना उतना आसान होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली थोड़ा सा एनर्जी लगाने से इजीली बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और खासकर वो न्यूक्लियस से जितने दूर होंगे उतना उनको बाहर निकालना आसान होता है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब ये किसी एटम को छोड़ते हैं तो बाहर आने के बाद आप देखोगे कि अगर ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस एटम पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर वो एटम किसी भी मटेरियल, किसी भी मैटर से या किसी भी एटम से कहीं से और इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, गेन करता है, तो इस पे क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव चार्ज। और ये जब लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज। मैंने एग्जांपल बताया, आप अपने दोस्त को पैसे दोगे, आप पॉजिटिव, आपका फ्रेंड इन नेगेटिव। आप अपने दोस्त से किसी से पैसे लोगे, गेन करोगे, तो आप आ जाओगे नेगेटिव में और वो चला जाएगा पॉजिटिव में। तो ध्यान इतना देना है कि कोई भी एटम क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग करेंगे भी, ठीक है। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना हम समझ गए, इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना तो हम समझ गए कि आप नंबर की बात कर रहे हो। ये बताओ, इलेक्ट्रॉन लूज करने या गेन करने से क्या हमारे मैटर, ओवरऑल एटम से मिलकर क्या बना है, मैटर, इसके वेट पे कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास वेट होता है क्या, या हमारा जो प्रोटॉन होता है इसके पास वेट होता है क्या? अगर आपको पता है तो आपको दोनों के मास को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि प्रोटॉन का कितना मास होता है और इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इसका मास याद होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसकी वैल्यू थी 9.1 इंटू 10⁻³ kg। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जहां निकल करके जा रहे हैं ये अपने साथ क्या लेके जाएंगे, मास भी लेके जाएंगे। दैट मीन्स सर मैं बोल सकता हूँ क्या कि हमारा जो मैटर है या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा हल्का हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने से मास भी क्या होगा, कम होगा। सिमिलरली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ेगी, और हर एक इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, उसका थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा। ऐसी अगर बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे क्या चार्ज, प्रोटॉन का क्या मास होता है? अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन पे मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है।
तो ये आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है और प्रोटॉन पे कितना मास होता है। मैंने बताया कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो हमारे चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम। क्या होता है? वो होता है कूलम। ये आपको याद रखना है कि हमारे जो चार्ज है इसका जो एसआई यूनिट होता है ये होता है कूलम। ठीक। तो चार्ज के बारे में हमको इतना समझ में आया कि कोई बॉडी चार्ज कैसे होती है। हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस किस मेथड से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि कोई भी बॉडी जिस पर हम लोग चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं उसमें चार्ज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो हमको दिखा प्रोटॉन। हमको क्या दिखा? प्रोटॉन। अगर मैं निगेटिव चार्ज की बात करूं तो हमको उसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या देखने को मिला? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के चार्ज को याद रखना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को याद रखना है, प्रोटॉन के मास को याद रखना है और इलेक्ट्रॉन के मास को याद रखना है। ठीक है। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। डिनोट हम इसको किससे करते हैं? क्यू से। आपको कहीं कहीं पर कैपिटल क्यू भी देखने को मिलेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। डिनोटेड बाई क्यू। एसआई यूनिट इज कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इस सब को आपको याद रखना है। इसके बाद हम चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम चार्ज की प्रॉपर्टीज को देखें, चार्ज के बारे में देखें, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने क्या बात किया कि अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। किसी भी एटम ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही सेम एक और एटम है हमारे पास जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो हमेशा सेम सेम एक दूसरे की तरह दिखने वाले चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, दूर भगाएंगे। ठीक है। रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, दूर भगाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि किसी एक एटम ने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, वैसे एक और किसी एटम ने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो भी इनके बीच क्या कैसा फोर्स लगेगा? इनके बीच अभी भी रिपल्सन फोर्स लगेगा। ये दोनों एटम अभी भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मतलब जब किसी भी एटम के ऊपर सिमिलर चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइक चार्जेस, दैट मीन्स एक तरह दिखने वाले चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। ठीक है। एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रिपल्सन फोर्स बोलते हैं। एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर किसी एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज है और एक एटम पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। किसी एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज है और एक एटम पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। आप देख सकते हैं कि दोनों एटम है, इन पे जो चार्ज है वो कैसा है? अपोजिट है, एक दूसरे की तरह नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं। तब इनके बीच क्या लगेगा? इनके बीच लगेगा अट्रैक्शन। क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर दोनों सिमिलर हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बट एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, अगर दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है। अगर मैं बात करूं तो चार्ज इज एडिटिव। चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी का होता है। इसको अगर मैं मैथ्स की भाषा में बोलूं तो जैसे हम मैथ्स में अलजेब्रिक सम करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। कैसे सर? मान के चलते हमारे पास कोई एक बॉडी है, कोई एक मैटर है जिसमें हमारे पास कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है और कुछ नेगेटिव चार्ज भी है। लाइक 5 कूलम प्लस में है, 4 कूलम, -3 कूलम, -6 कूलम, 7 कूलम, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव में दिया हुआ है। ठीक। सर हमको एक टोटल चार्ज बताना है, नेट चार्ज बताना है कि इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना है। तो हम क्या कर सकते हैं? चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। बट कैसे? विथ साइन। कैसे ऐड कर सकते हैं? विथ साइन। हमको साइन के साथ ऐड करना है। जैसे कि आप मैथ्स में जोड़ते घटाते हो, बिल्कुल आप चार्ज को वैसे ही जोड़ घटा सकते हो। तो अगर मुझे निकालना है कि इसमें नेट चार्ज कितना है, मुझे इस पर नेट चार्ज निकालना है, तो नेट चार्ज निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? 5 कूलम प्लस वाला, +4 कूलम, +7 कूलम, और इनको भी उसी तरीके से क्या कर सकता हूँ? विथ साइन ऐड कर सकता हूँ। -3 कूलम और -6 कूलम।
5 4 9 और 9 7 16, ठीक है। 16 कूलाम में से हमको कितना घटाना है, 6 3 9। अगर मैं 9 कूलाम को माइनस करूंगा कितने में से, 16 में से, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 7 कूलाम। कितना आ जाएगा, 7 कूलाम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेट चार्ज। तो मैं क्या कर सकता हूँ, चार्ज का अलजेब्रिक सम कर सकता हूँ। कैसे, विथ साइन। जैसा कि आप मैथ में सॉल्व करते हो जी, बिल्कुल हम वैसे ही चार्ज को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है क्या, हम ऐड कर रहे हैं बट साइन के साथ कर रहे हैं। जो माइनस में हो माइनस में आएगा, जो प्लस में हो वो प्लस में होगा। इस तरीके से हम इस बॉडी पर कंप्लीटली नेट चार्ज बता सकते हैं कि इस बॉडी का नेट चार्ज कितना है। इस बॉडी का नेट चार्ज है 7 कूलॉम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम और यूनिवर्स इज कंजर्व। कंजर्व मतलब है चीज़ों को बचा कर रखना, कंजर्व है, उसका लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, एनर्जी कंजर्व करो, ठीक है। कंजर्व एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड ही होती है वैसे। तो मैं किसी भी अगर मैटर की बात करूं, तो इस मैटर के पास जो ओवरऑल चार्ज है ये हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। हाँ, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब बोल सकता हूँ, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। आप चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर जरूर कर सकते हो, बट किसी भी मैटर का जो ओवरऑल चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। किसी भी सिस्टम या किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं, आइसोलेटेड मतलब ऐसा सिस्टम जो एकदम ही अलग है, जिससे बाहर की किसी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका जो चार्ज होता है ये हमेशा कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है चार्ज इन इनवेरिएंट बट मास इज वेरिएंट। देखिए, मैंने बोला कि मान के चलते हैं कि कोई हमारा एटम है, इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। इसके ऊपर मान के चलते हैं पॉजिटिव चार्ज है, और इस चार्ज की वैल्यू मान लेते हैं 5 कूलॉम है, ठीक है। अब ये जो हमारा चार्ज है ये मूव करता है। इनवेरिएंट मतलब क्या होता है, इनवेरिएंट मतलब होता है जो चीज क्या करे, वेरी ना करे, कांस्टेंट हो। कैसी हो, कांस्टेंट हो, ठीक। और वेरिएंट मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। अगर कांस्टेंट है, सर आप किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू मैं बोल रहा हूँ स्पीड, स्पीड के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि जो हमारा चार्ज है वो कैसा है, इनवेरिएंट है। और मैं अगर मैं वेरिएंट बोल रहा हूँ तो मैं किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड। इसको भी मैं किसके रीजन रिस्पेक्ट में कंपेरिजन कर रहा हूँ, स्पीड के, ठीक है। सर स्पीड की बात से आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी मास है, कोई भी बॉडी मूव करती है, कोई भी एटम मूव करता है, तो उसमें जो चार्ज की वैल्यू ही इनवेरिएंट है, ये चेंज नहीं होती। दैट मीन्स इसके चलने से, इसके मूव करने से, इसके स्पीड के चेंज होने से इसका मास क्या है, इसका मास तो चेंज होगा बट इसका चार्ज चेंज नहीं होगा। यहाँ साफ साफ लिखा है चार्ज इज इनवेरिएंट। आपको याद रखना है कि ऐसा चलने से ऐसा नहीं होगा कि 5 कूलॉम 4 कूलॉम हो जाएगा, 5 कूलॉम 6 कूलॉम हो जाएगा, नहीं। चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या, इसका मास। क्या चेंज होगा, मास। इसके लिए आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला भी दिया है। सर हमको कैसे पता चलेगा कि क्या मास में चेंजेस आ रहा है, इसके लिए आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया है, m इज इक्वल टू एम नॉट 1 - v अपॉन वी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया है, इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो कि किसी भी चार्ज के मास में कितने से चेंजेस आ रहा है, ठीक है। किसी भी चार्ज के मास में कितने से चेंजेस, यहाँ स्क्वायर छूटा था, ठीक है। तो m इज इक्वल टू एम नॉट 1 - v² अपॉन c²। सर इसमें मैं बात करूं तो m नॉट क्या है, m नॉट मेरा मास है, कब मास है, व्हेन चार्ज किस पे था, मास बोल सकता हूँ जब चार्ज हमारा रेस्ट पे था, जब चार्ज हमारा रुका हुआ था। ये वैल्यू तो हमको पता होती है। लाइक अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं तो ये वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻³ कूलॉम, ठीक है। बट मुझे निकालना है सर कि अगर मेरा जो चार्ज है ये मूव कर रहा है, किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उससे उसके मास पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो m नॉट की वैल्यू पता है हमको, ठीक है। m क्या है हमारा, वेरिएबल मास है। m क्या है हमारा, वेरिएबल मास है जिसको हम फाइंड कर रहे हैं। ये मास किसके साथ चेंज हो रहा है, सर ये मास वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा है। वेलोसिटी कौन, जिससे चार्ज मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी फ्रॉम विच चार्ज इज मूविंग।
अगर मैं सी की बात करूँ तो सी क्या होता है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हमारे पास इतनी चीज़ें रहें तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा चार्ज है ये किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि अगर कोई भी एटम मूव करेगा स्पीड में, किसी भी स्पीड में, किसी भी वेलोसिटी से चलेगा, तो उसका जो मास होगा वो चेंज होगा। मास वेरिएबल होता है बट चार्ज इनवेरिएंट होता है। उस बॉडी पे जो चार्ज होगा, ओवरऑल जो चार्ज होगा वो चेंज नहीं होगा। लाइक 5 कूलम चार्ज है तो ऐसा नहीं कि 5 कूलम बढ़ के 6 कूलम हो जाएगा या घट करके 4 कूलम हो जाएगा। ये हमेशा सेम रहेगा। चेंज होगा तो क्या, वेरी करेगा तो क्या, हमारा मास, मास चेंज होगा। क्या आप सब समझ रहे हैं? ठीक है, हमारा मास जो होगा ये चेंज करेगा। इसका फॉर्मूला होता है m0 1/√1 - v² अपॉन में c², जिसमें v होता है जिस वेलोसिटी से हमारा चार्ज मूव कर रहा है, m होता है जिस वेलोसिटी को हम जो मास को हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जो वेरिएंस हमको देखने को मिल रहा है चार्ज के मूव करने से, वो हो गया हमारा m। और जो m0 है इसकी वैल्यू हमको पहले से पता होती है, क्योंकि चार्ज रेस्ट पे, जब चार्ज हमारा रेस्ट पे था, चार्ज हमारा रुका हुआ था, तब चार्ज के पास कितना मास था, यही हमारा m0। ये आइंस्टीन के द्वारा दिया हुआ फॉर्मूला है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने ये समझा कि चार्ज हमेशा, किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, उस पे जो चार्ज है वो इनवेरिएंट होता है, वो चेंज नहीं होता विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड। बट विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड जो हमारा मास होता है वो वेरी करता है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो आप बोल सकते हो कि कम्प्लीटली आपका जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्टेड है। ठीक है, ये एकदम यहाँ से स्टार्ट है आपका चैप्टर, क्योंकि इस पे जो हमको एक फॉर्मूला मिलने वाला है, आप बोल सकते हो कि हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला फॉर्मूला भी मिलने वाला है। आप बोल सकते हो कि ट्वेल्थ फिजिक्स के बुक का पहला फॉर्मूला हमको मिलने वाला है। आप बोल सकते हो कि जो भी हम इस यूनिट को आगे तक पढ़ने जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ मैग्नेटिज्म तक की बात कर रहा हूँ, उसका फॉर्मूला पहला हमको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, द चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है, ठीक है, तो अगर मैं चार्जेस की नंबर की बात करूंगा, चार्ज है अच्छी बात है, चार्ज मतलब उस बॉडी के पास कितना चार्ज वो कंटेंट करके रखा हुआ है, बट मैं नंबर की बात करूंगा। जैसे किसी बॉडी के पास चार्ज है, वो चार्ज उसको कहाँ से मिला है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। उस बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस पूरे बॉडी पर क्या क्रिएट हो गया है, चार्ज क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया है, चार्ज क्रिएट हो गया है। बट मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो कभी भी अगर हम चार्ज को बताएं तो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि आप चार्ज को दो टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, किसी छोटे टुकड़ों में नहीं बोल सकते, उसकी वैल्यू को आप डेसिमल में नहीं बोल सकते। लाइक आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस एटम के पास 2.5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते, ये गलत है। आप 1.6 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ये गलत है। आप बोलेंगे 7.2 इलेक्ट्रॉन से, ये गलत है। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किस में होने चाहिए, इंटीजर के मल्टीपल में होने चाहिए। किस में होने चाहिए, इंटीजर के मल्टीपल में होने चाहिए। जैसे कि मैं अगर बोलूं तो जो हमारा चार्ज है, इसको मैं क्यू से डिनोट करूं, तो जो हमारा चार्ज होगा वो किसके मल्टीपल में होगा, किसके मल्टीपल में होगा, इंटीजर के। दैट मीन्स सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो हमारे एन की वैल्यू है क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 ऐसा इंटीजर होना चाहिए, ना कि 1/2 2.5 2.6 ऐसा नहीं होता। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि चार्ज हमारा कैसा है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मतलब होता है कि आप इसको टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, और ये क्या होता है हमारा, इंटीजर मल्टीपल होता है। कैसा होता है, इंटीजर मल्टीपल होता है। यहाँ पर 1.5 इंटू इलेक्ट्रॉन नहीं देखने को मिलेगा। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। बट ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन आ गया है ना, 2.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हमेशा रहेगी, इलेक्ट्रॉन के नंबर जो रहेंगे वो हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, इंटीजर फॉर्म में होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो या तो इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, या तो कोई एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, या दोनों ना जाएं, है ना। बट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस बॉडी में से 1.5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए, ये गलत होगा, ऐसा बोलना गलत होगा। ठीक है, तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। मतलब कि अगर उसमें कमी अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन के जाने से, तो एक अच्छे एक फॉर्मेट में ही आएगी, या इसमें जो गेन होगा वो भी कैसा होगा, एक नॉर्मल फॉर्मेट में होगा। कैसे फॉर्मेट में,
वो हमेशा 0 1 2 3 4 ये फॉर्मेट जो रहेगा हमारा इसी का मल्टीपल में होगा, इंटीजर के फॉर्मेट में रहेगा। क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। ये 2 इलेक्ट्रॉन से जाएंगे तो दोनों जाएंगे, या कोई एक जा सकता है या दोनों नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया और इस इलेक्ट्रॉन में से आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चार्ज में या तो दोनों के जाने पे जो कमी आएगी वो आएगी, या एक के जाने पे जो कमी आएगी आएगी। मतलब जो कमी आना या जो बढ़ोतरी होना है किस फॉर्म में होता है? क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। और यहाँ देखने को आपको मिलेगा कि हमको हमारा पहला फॉर्मूला मिल चुका है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला ये है Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। इस Q इज इक्वल टू एन ई की मैं बात करूं तो इसमें जो Q है हमारा, ये होता है हमारा चार्ज जो कि क्रिएट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये जो देख रहे हैं हम, हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑन चार्ज है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। और अगर मैं एन की बात करूं तो एन क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस। मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी भी मैटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कौन डिनोट कर रहा है? एन डिनोट कर रहा है। इस एन की वैल्यू हमेशा इंटीजर में होती है। दैट मीन्स लाइक 0 1 2 3 4। ऐसा आपको 1.5 2.5 3.5 ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा इंटीजर फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एन बताता है कि किसी भी मैटर या ऑब्जेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर के हमारा मैटर बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि ये फेमस भी है। कैसा है? फेमस क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और हम इस क्वेश्चन के हेल्प से ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी टू चार्ज इट बाई 1 कूलम। अगर आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो पहली बात तो बॉडी कैसे चार्ज आएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। कैसे चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालने हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमको वहां से निकालने हैं। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम, है ना। बट वो बोल रहा है कि आपको क्या बताना है कि मुझे अगर 1 कूलॉम चार्ज निकालना है, हमको एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है पता है, बट किसी बॉडी पर 1 कूलॉम चार्ज है तो हमको ये नहीं पता पहले कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलॉम चार्ज बनाएंगे, पहले हमको ये पता होना चाहिए। तभी हम बता सकते हैं कि हाँ इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लो, आपको 1 कूलॉम चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको ये पहले ये निकालना पड़ेगा कि 1 कूलॉम चार्ज होने के लिए, 1 कूलॉम चार्ज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को मिलना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स असेंबल होंगे तो क्या बनेगा? हमारा 1 कूलॉम का चार्ज बनेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये जो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम चार्ज है, ये जो चार्ज है, ये चार्ज कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज किस पर आया हुआ है? हमारे बॉडी पे आया हुआ है, ऑब्जेक्ट पे आया हुआ है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन की सिर्फ चार्ज की बात करूं, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूं तो कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। वो कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम, ठीक है। ठीक। तो हमारा क्वेश्चन जैसा है कि 1 कूलॉम में कितना चार्ज होता है, ठीक है, हमको ये बताना है। हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई। हम चाहते हैं Q की वैल्यू कितनी रखें? 1 कूलॉम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे जिसकी वजह से हमको क्या मिले? 1 कूलॉम चार्ज मिले। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम चार्ज होता है किस पे? हमारे इलेक्ट्रॉन पे। तो हमको ये नंबर फाइंड करना है कि कितने नंबर मिलकर के क्या बनाएंगे? 1 कूलॉम का चार्ज बनाएंगे। तो मैं इस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम को कहाँ भेज दूंगा? यहाँ इस 1 के नीचे भेज दूंगा। तो यहाँ पर आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? इसको सॉल्व करने के लिए मैं 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर प्लस 19 और नीचे में आ जाएगा मेरा 1.6, ठीक। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो इजी कैलकुलेशन के लिए, मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस 10 की पावर 19 से, इस 10 की पावर 19 से एक 10 ले लेता हूँ, ठीक है। एक 10 उधार दे दे भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 19 से ये हो गया हमारा 18,
क्या हो गया हमारा 18। ये 1.6 है, मैं इसके क्या करना चाहता हूँ, पॉइंट को हटाना चाहता हूँ, तो मैं 1.6 अपॉन 10 लिख सकता हूँ। अगर आपको मैथ्स के बारे में थोड़ी जानकारी होगी, जैसे मुझे 7.2 को नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 72 डिवाइडेड बाई 10। दैट मीन्स पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने आपको नीचे जीरो लगाने पड़ेंगे और हमारा पॉइंट हटता जाएगा। वैसे ही अगर मैं 1.6 से पॉइंट हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 16 अपॉन में 10। 16 अपॉन में 10, जो 10 कहाँ चले जाएगा हमारा, ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर ऐसा लिखा हुआ है 1.6 अपॉन में 10 या 5 जो भी लिखा हुआ है, ये कहाँ जाकर मल्टीप्लाई होता है, ऊपर में। कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं नंबर की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसको 2 से सॉल्व करूंगा। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। और सॉल्व करना चाहते हैं तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ये 5 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे 25 अपॉन में 4 इंटू 10 दी पावर 18। 25 अपॉन में 4, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 25 अपॉन में 4, तो 4 6 जा 24, 1 आएगा, मैं पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ आएगा 0, 4 2 जा 8, वापस से हमको देखने को 2 मिलेगा। 5 टाइम में किसे कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा 20 से, तो हमारा आंसर आया 6.25 इंटू 10 दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे हमको, 6.25 इंटू 10 दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 इंटू 10 दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे, 6.25 इंटू 10 दी पावर 18 कूलम, अगर मैं इसको क्वांटाइज फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 625 इंटू ये जो 18 है, इसमें से कितने चले जाएंगे, 2 10 यूज हो जाएंगे इस पॉइंट को हटाने के लिए। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अब हमारे पास बचेगा 10 दी पावर 16। कितना बचेगा, 10 दी पावर 16। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक कूलॉम चार्ज बनाने के लिए, एक कूलॉम का चार्ज बनाने के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 625 इंटू 10 दी पावर 16। आप सोचो कितना बड़ा डिजिट है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब मिलते हैं तब कितना चार्ज क्रिएट होता है, 1 कूलॉम का चार्ज क्रिएट होता है। तो आपको इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना है, ये है हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज, कि आपको हमेशा याद होना चाहिए कि एक कूलॉम का चार्ज क्रिएट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड पड़ती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10 दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 6.25 इंटू 10 दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है इसकी बात करूं तो हमारा आंसर क्या होगा, 1.6 इंटू 10 दी पावर-19 कूलम, जहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और ये q हमारा e के इक्वल हो जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 दी पावर-19 कूलम। बट इस क्वेश्चन में हमको कितने कूलम चार्ज की नीड थी, 1 कूलम चार्ज की नीड थी। मुझे मेरे बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज को लूज करना था, इसके लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर घर से निकाल देने की जरूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार के निकाल देने की जरूरत है, वो कौन बताएगा, ये n बताएगा कि आप इतने इलेक्ट्रॉन्स को धक्के मार करके निकाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 कूलम चार्ज आपका कम हो जाएगा। और जब आप चार्ज कम करोगे तो आपकी बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। कैसे चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना है। अगर मुझे ये पता है कि एक कूलम चार्ज हटाने के लिए, एक कूलम चार्ज लाने के लिए या एक कूलम चार्ज हटाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, 625 इंटू 10 दी पावर 16। अगर पॉइंट के फॉर्म में बोलें तो 6.25 इंटू 10 दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर 2 कूलम की बात करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं अगर बोलूं कि मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट पे 2 कूलम का चार्ज क्रिएट करना है, कितना टारगेट है, 2 कूलम का, तो मैं कहना चाहता हूं कि मुझे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले कितना चार्ज क्रिएट करेंगे, 2 कूलम का। एक कूलम का चार्ज क्रिएट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की सेना को आनी पड़ी है, 625 इंटू 10 दी पावर 16, या 6.25 इंटू 10 दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को आना पड़ा है कितना चार्ज क्रिएट करने के लिए, 1 कूलम। तो अगर 2 कूलम का चार्ज क्रिएट करना है तो आप 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 6.25 इंटू 10 दी पावर 18। आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 6 2 जा 12, कितना 6 2 जा 12, तो 12.5 इंटू 10 दी पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब जाकर के आप क्या करोगे, किसी भी बॉडी पे 2 कूलम का चार्ज क्रिएट कर सकते हो। कब, जब आपको ये रिजल्ट याद रहेगा तब तब ये इतना आसान होगा। अदरवाइज आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा Q इज इक्वल टू एन ई, जिसमें कि इस बार Q की वैल्यू कितनी होगी, 2 कूलम। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को आपको पुट करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 दी पावर-19,
करना आपको यहाँ से ये पड़ेगा कि आपको फिर बाद में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। ठीक है, यहीं पर हम एक और सिमिलर क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम इस चीज का फायदा उठाएंगे। अभी ये दिख रहा है ना, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, इसका भी एक छोटा सा फायदा उठाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ दिया हुआ है न्यूट्रल बॉडी चार्ज बाई 1 माइक्रोकुलॉम, किसी बॉडी को आपने चार्ज कर दिया किससे, 1 माइक्रोकुलॉम से। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन को इसमें से ट्रांसफर करना पड़ेगा, कितना चार्ज करने के लिए उस बॉडी को, 1 माइक्रोकुलॉम। 1 माइक्रोकुलॉम में बता दूं, माइक्रो की जो वैल्यू होती है ये होती है 10 की पावर -6। कितनी होती है, 10 की पावर -6। हम चाहते हैं कि हम कितना चार्ज हमको आवश्यकता है, 10 की पावर -6 कुलॉम, माइक्रोकुलॉम मतलब बोलूँ तो 1 माइक्रोकुलॉम, जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -6 कुलॉम। मैं 10 की पावर -6 कुलॉम का चार्ज क्रिएट करना चाहता हूँ, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की जरूरत है इसमें से। ठीक है, ओके। कोई बॉडी न्यूट्रल है, आप इसमें से चार्ज ट्रांसफर करोगे तो बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली। अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो कैसा चार्ज जाएगा, नेगेटिवली। ठीक है, चलिए वो तो ठीक है, हमको बताना है अपना आंसर। तो एक तरीका तो ये है कि मैं Q इक्वल टू एन ई कर लूँ। क्या कर लूँ, Q इक्वल टू एन ई कर लूँ। यहाँ पर Q की वैल्यू क्या रख लूँ, 10 की पावर -6, एन मुझे निकालना है, और ई की वैल्यू रख लूँ 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और मैं यहाँ से एन को सॉल्व कर लूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एन को सॉल्व कर लूँ। दूसरा तरीका ये है कि सर आपने बताया कि 1 कूलॉम का चार्ज क्रिएट करने के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए किसके लिए, 1 कूलॉम चार्ज के लिए। तो सर ये बताओ कि मुझे को कितना चाहिए, मुझे चाहिए 1 माइक्रोकुलॉम। 1 माइक्रोकुलॉम मतलब मैं 1 कूलॉम में किसका मल्टीप्लाई कर दूं, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ बाई 1 माइक्रोकुलॉम। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 1 1 जा 1 माइक्रोकुलॉम। तो वैसे ही सिमिलरली मुझे इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइक्रोकुलॉम से। अगर मैं यहाँ भी 1 माइक्रोकुलॉम से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 18, इस माइक्रोकुलॉम की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 की पावर -6। मैं यहाँ पर 1 माइक्रोकुलॉम की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 कूलॉम में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक माइक्रोकुलॉम से, और माइक्रोकुलॉम की वैल्यू थी 10 की पावर -6। यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, 6.25 इंटू, मैं 18 से ओनली 6 को कम कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 10 की पावर 12। ठीक है, 6.25 इंटू 10 की पावर 12। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है 6.25 इंटू 10 की पावर 12, मतलब हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। 1 कूलॉम की वैल्यू आप याद कर लो, कितनी की वैल्यू याद कर लो, कि 1 कूलॉम चार्ज किसी प्रॉपर्टी, किसी बॉडी पे क्रिएट करने के लिए या हटाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को जाना या आना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 कूलॉम की बात करूं तो इस 1 कूलॉम के लिए कितनी सेना चाहिए, हमको चाहिए 6.25 इंटू 10 की पावर 18। कितना, 18, इतने चाहिए हमको। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो कितना चार्ज क्रिएट करते हैं, 1 कूलॉम। तो अगर मुझे 2 कूलॉम का चार्ज क्रिएट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, 3 कूलॉम का करना है तो इसे मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे इसमें कितना क्रिएट करना था, 1 माइक्रोकुलॉम, दैट मीन्स 10 की पावर -6। तो मैंने 10 की पावर -6 से ओनली मल्टीप्लाई कर दिया, बट मुझे रिजल्ट याद था। रिजल्ट क्या था, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको भी याद करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट एमसीक्यू फॉर्म से में भी पूछ लिए जाते हैं। प्री नर्सिंग टेस्ट और एम सॉल्व के लिए तो मैं बोलूंगा कि आप बिल्कुल हमेशा इसको याद रखो। ठीक, और बोर्ड्स के बच्चों को तो मैं बता सकता हूँ, क्लास 10th के एनसीईआरटी में है ये चीज। ठीक है, और आप 12th में हो तो आपको कम टाइम में क्वेश्चन बनाना है। और रही बात, तो ये जो फॉर्मूला है ना, Q इक्वल टू एन ई, ऐसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक में आ जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक में आ जाते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला है 12th वाले बच्चों, है ना, आपको क्या करना है, इसको नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना है हु इज टेलिंग लाई। ठीक है, हेमा, रेखा, जया, सुषमा, सबकी पसंद निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। ठीक है, आप लोगों ने सुना ही होगा, बचपन में एक ऐड आता था टीवी में। ठीक है, जया, हेमा, रेखा, सुषमा, एक्चुअल में ये सारे जो नाम है ना,
ये हमारे बॉलीवुड के इंडियन एक्ट्रेस के नाम है। तो उस समय एक अपना वॉशिंग पाउडर आया हुआ था, उसके एडवर्टीजमेंट में इन लोगों का नाम यूज होता था। तो उसमें एक गाना था, हेमा रेखा जया और सुषमा सबकी पसंद निरमा। ठीक है, तो हमको देखना है कि इनमें से झूठ कौन बोल रहा है, इसमें से कौन है जो झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमको बताना है कहाँ हेमा गलत है, कहाँ रेखा गलत है, कहाँ जया और कहाँ सुषमा। अगर बात करूं तो हेमा और सुषमा तो गलत नहीं है, रेखा और जया का किसको पता होगा, बच्चन साहब को पता होगा। बाकी बात की बात है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में ध्यान देते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन है हेमा से सी हैज चार्ज 3.2 इंटू 10⁻⁻18। बोल रही कि मेरे पास जो चार्ज है ना उसकी वैल्यू कितनी है, 3.2 इंटू 10⁻⁻18। पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, n की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में ना रहे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर ने बताया है q इज इक्वल टू एन ई, जिसमें जो n होता है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इसमें से अगर किसी में भी हमारे n की वैल्यू इंटीजर में नहीं आएगी मतलब वो झूठ बोल रही है। ठीक है, हम देखते हैं, पहले हम ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए के लिए दिया हुआ है हमारे q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3.2 इंटू 10⁻⁻18। देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। अगर आप देखो तो q इज इक्वल टू एन ई होता है, यहाँ पर मैं q की वैल्यू कितना रखूंगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻18 जो कि दिया हुआ है। एन इंटू अगर मैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देखूं तो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। ठीक है, ओके सर। सर 16 एकम 16, 16 दूनी 32, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, यहाँ हो गया 2, मुझको n की वैल्यू निकालनी है तो 2 इंटू 10⁻⁻18, 2 इंटू 10⁻⁻18। अगर मैं देखूं तो ये 10⁻⁻19 कहाँ जाएगा, यहाँ नीचे, कहाँ जाएगा, यहाँ पे नीचे। और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, n। जब ये -19, सॉरी जब ये -19 जब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, +19। दैट मीन्स -18 प्लस 19, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। कितनी आ जाएगी, 10। मतलब यहाँ पर मेरी n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 10 दैट मीन्स 20। ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आई है, पॉसिबल है। मतलब वो बोल रही है तो मान लेने का, अगर ये बोल रही है तो मान लेने का कि आपके पास कितना चार्ज है, 3.2 इंटू 10⁻⁻18 चार्ज है, बिकॉज ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इतना चार्ज क्रिएट करने के लिए 20 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और यहाँ पर n की वैल्यू हमारे फ्रैक्शन में नहीं आई है, तो ऑब्वियसली करता है। बाई चांस इस n की वैल्यू किस में आ जाती, डेसिमल में, दैट मीन्स ये झूठ बोल रही है। तो हमारे एग्जाम में कौन पास हो गई, हेमा। हेमा हमेशा सही थी, हेमा हमेशा सही है। ठीक है, तो हेमा अपने एग्जाम में पास हो गई है। अब देखते हैं रेखा झूठ बोल रही है, जया झूठ बोल रही है या सुषमा। अगर मैं रेखा की बात करूं, मैंने ऑप्शन ए सॉल्व कर लिया। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, है ना, ये ऑप्शन ए को क्लिक करने का ये मतलब नहीं है कि ये ऑप्शन ए आंसर है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ऑप्शन ए ने क्या कहा है, सच कहा है। ठीक है, क्या कहा है, सच का। ये क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये क्वेश्चन ही रेज हो गया क्या, क्वेश्चन इसको क्या बोलते हैं, इरेज करने से क्वेश्चन चला जा रहा है क्या, ये अंडू करने से आएगा। अच्छा, कुछ होगा प्रॉब्लम, क्वेश्चन इरेज करने से क्वेश्चन चला जा रहा है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इन सारे ऑप्शंस को आपको चेक करना है कि ऐसे कौन किस क्वेश्चन के ऑप्शन में। ठीक है, एक्चुअल में एक छोटा सा टेक्निकल एरर है, जिससे मैंने क्वेश्चन को मैंने इसको इरेज किया तो क्वेश्चन चला गया, बट आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो प्रोसीजर मैंने इसमें अप्लाई किया है, जो प्रोसीजर मैंने इसमें अप्लाई किया है वो सारे प्रोसीजर को ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पे अप्लाई करना है, और देखना है कि किसमें जो n की वैल्यू किसमें आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, दैट मीन्स आपको क्या समझ जाना है कि वो झूठ बोल रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जब आप इसका आंसर निकाल लोगे तो इसमें से कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, अभी एक छोटा सा टेक्निकल इशू आ गया जिसके कारण क्वेश्चन गायब हो गया है, बट अभी तक हम लोगों ने इसका प्रोसीजर समझ लिया था, ऑप्शन ए को सॉल्व भी कर लिया था। ठीक है, ऑप्शन बी किसको सॉल्व करना है आपको, ऑप्शन सी आपको, और ऑप्शन डी आपको सॉल्व करना है। और सेम प्रोसीजर Q इज इक्वल टू एन ई के फॉर्मूले में देखना है कि ऐसा कौन है जो झूठ बोल रहा है, जिसमें n की वैल्यू किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। ठीक है,
ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सर आपने जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ाया, इसमें जो क्वांटाइज है तो मजा आ गया, क्योंकि मजा आना ही था, क्योंकि इसमें Q इक्वल टू एनी जो है ना, वो बहुत मजा दिलाता है, बहुत यूज होता है छोटा सा फॉर्मूला, उसका रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ नेचुरल बॉडी इज चार्ज नेगेटिवली, अ न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज नेगेटिवली, व्हाट हैपेंस टू इट्स मास। कोई एक बॉडी है जो न्यूट्रल थी, ठीक है, उस पर ना पॉजिटिव चार्ज था ना नेगेटिव चार्ज था। अब क्या हो रहा है कि इस बॉडी ने चार्ज गेन कर लिया, इस बॉडी ने क्या कर लिया है, चार्ज गेन कर लिया है ना, बॉडी इज चार्ज नेगेटिवली, ठीक है, चार्ज गेन कर लिया है, मतलब इसके पास कौन आके बैठ गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बॉडी ने कैसा चार्ज गेन किया है, नेगेटिव चार्ज। अरे आप किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज लिया जाए, लोगे, तो बॉडी निगेटिवली चार्ज ही होगी। अगर कोई बॉडी ने बोला कि मैं पॉजिटिवली चार्ज हूँ, तो गेन नहीं कर सकता, उसने क्या किए हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। मैंने बताया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ही आप लूज और गेन कर सकते हो, उसके थ्रू ही पॉजिटिव को बॉडी को पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन लूज हो रहे हैं और गेन हो रहे हैं, क्यों, जो प्रोटॉन है हमारे, उनको न्यूक्लियस से निकाल पाना लगभग असंभव है, लगेगा बहुत एनर्जी लगेगा तब वो प्रोटॉन निकलेंगे। तो जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या फिजिक्स में कहीं पे भी इसकी बात करते हैं, कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज है, तो उस समय हम इलेक्ट्रॉन के आने और जाने की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिवली चार्ज। अगर इस बॉडी ने, ये बॉडी पहले कैसा था, ये बॉडी पहले था न्यूट्रल था, कैसा था, न्यूट्रल, दैट मीन्स इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज था ना तो नेगेटिव, बट अब क्या हो गए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और ये बॉडी कैसा हो गया हमारा, नेगेटिवली चार्ज हो गया। कैसा चार्ज हो गया है, नेगेटिवली चार्ज हो गया है। इस बॉडी पर अब कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। क्यों चार्ज है, क्योंकि सर एक इलेक्ट्रॉन के आने से क्या है, बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई है। ठीक है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलॉम, है ना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलॉम। तो सर ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन के पास आप मास की तो बात कर, सॉरी चार्ज की बात कर रहे हो, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, मास भी लेके आएगा। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो अगर मैं 31 kg की बात करूं, तो हर इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, मास है, क्या है, मास है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब अपने पास मास लेके आ रहा है, तो क्या ये भारी होगा कि नहीं, इस ऑब्जेक्ट को ये भारी करेगा कि नहीं। देखो, कोई न्यूट्रल बॉडी थी, उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लो बाहर, तो बॉडी कैसे चार्ज हो गई, पॉजिटिवली, ठीक है, चार्ज हो गई पॉजिटिवली। आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके वजन को कम किया कि नहीं, उसके भार को कम किया कि नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कितना वजन लेके बैठा था, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो बॉडी हल्की होगी, और आप इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो चार्ज तो लेके आएगा ही, बट साथ में क्या लेकर के आएगा, अपना मास भी लेके आएगा, तो बॉडी हैवी हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर रहे हैं, निगेटिवली चार्ज कर रहे हैं। निगेटिवली चार्ज करना मतलब ये बॉडी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना मास क्रिएट होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो वैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से बॉडी क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, मतलब इसका जो मास होगा ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मास होगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसके मास की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, आगे बढ़े। अ न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज पॉजिटिवली, व्हाट हैपन टू इट्स मास। ऑब्वियसली अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंक दिए हैं। इलेक्ट्रॉन कर रहा है क्या, लूज, इलेक्ट्रॉन कर रहा है लूज, इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने साथ कितना मास लेके जा रहा है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg लेके चला जा रहा है, लेके चला जा रहा है। लीजिए मैं आपके लिए हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, लेके के चला जा रहा है। ठीक, अगर ये लेके चला जा रहा है क्या, 9.1 इंटू -10⁻31 kg, तो क्या ये बॉडी लाइट फील करेगी, क्या कैसी फील करेगी, हल्की हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, हल्की। ठीक है, इसका वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसके वजन में क्या आएगी, कमी आएगी, इसके मास में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस। ठीक, मतलब आपको पहचानना है कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, निगेटिवली चार्ज हो रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेना है कि इलेक्ट्रॉन देना है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि बॉडी चार्ज पॉजिटिवली, मतलब कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये जो समझ गया वो सब चीज समझ गया।
और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी मतलब बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? नेगेटिवली चार्ज होना मतलब इलेक्ट्रॉन का आना, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने साथ मास लेके आएगा। दैट मीन्स उस बॉडी को कैसा बना देगा, हैवी, हैवी कर देगा, हैवियर बना देगा। ठीक है, तो इसका आंसर है डिक्रीजेस। When soap bubble is negatively charged then its size। ओके, बबल की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा, खेले होंगे पानी के बुलबुलों से, बुलबुलों से खेले हो। ठीक है, अगर एक बुलबुला है, क्या है, एक बुलबुला है, ऐसे किए हो ना, ऐसे छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं उससे। ठीक है, एक बुलबुला है, इस बुलबुले पे बता रहा है कि कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये बुलबुला कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। अगर आप ध्यान दो तो सर ये जो बुलबुले पे जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस सेम टाइप के हैं, ओनली नेगेटिवली चार्ज है, लाइक चार्जेस हैं। तो क्या ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे? एक दूसरे को कैसा करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से इसका क्या होगा, रेडियस बड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेडियस इसका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को जब रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल, दूर भगा रहा है। ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है। तो अगर लाइक चार्जेस हैं तो ये चार्जेस एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे तो जो बुलबुले का साइज होगा वो इंक्रीज होगा। कैसा होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देन इट्स इंक्रीजेस, उस बुलबुले का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अ न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज पॉजिटिवली, व्हाट हैपेंस टू इट्स मास। सेम क्वेश्चन फिर देखने को मिल रहा है। कैसा चार्ज हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। पॉजिटिवली चार्ज होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना या गेन करना, लूज करना। आप पैसे दोगे अपने फ्रेंड को तो आप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो फ्रेंड पैसा लेगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो लेने से नेगेटिव चार्ज आता है और देने से पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर चार्ज पॉजिटिवली है मतलब इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, साथ में मास लेके भी तो जा रहे हैं। और अगर मास लेके जा रहे हैं तो ओवरऑल मेरी बॉडी कैसे फील करेगी, लाइटर फील करेगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो बॉडी का मास होगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज, घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज, ठीक। मैं क्या बोलता हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ, अल्फा पार्टिकल बोले तो इसके बारे में हम अच्छा खासा डिस्कस करेंगे। किस चैप्टर में, एटम और न्यूक्लियस वाले चैप्टर में बहुत अच्छा डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल मैं इतना बता सकता हूँ कि एक हीलियम होता है ना, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2, एटॉमिक मास कितना होता है, 4। ठीक है, इस हीलियम से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके न्यूक्लियस को बोला भाई 2 इलेक्ट्रॉन भेज दे मेरे पास, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो अब ये जो हीलियम का न्यूक्लियस है क्या हो जाएगा, 2+, क्या हो जाएगा, 2+, 2 इलेक्ट्रॉन का चला जाना। तो अगर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इस पर क्या चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव। तो ये चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। 2 इलेक्ट्रॉन देने से इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, 2+। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, किसी बात हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। ठीक है, यही होता है हमारा क्या, अल्फा पार्टिकल। ठीक, इस अल्फा पार्टिकल के बारे में और आगे बात करेंगे, बट यहाँ से जो हमको क्या काम था, आंसर निकालने का, जो कि मेरा आंसर कितना आ गया है, 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। क्लियर है क्या? ठीक है, तो मैं आज के इस लेक्चर को हल्का सा समराइज करके अगर बात करूं तो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोस्टेट्स। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि 12th के फिजिक्स को लेकर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, 12th का फिजिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, 12th का फिजिक्स कैसा है। ठीक है, कैसा है, सो इतना तो समझ में आया कि हाँ सर आप बोल रहे हो इजी है, मान लेते हैं इजी है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है इसीलिए इजी है। ठीक है, और इसका जो चैप्टर्स हैं कंपेटिवली 11th के थोड़े छोटे हैं। ठीक, जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा, मतलब बोल सकता हूँ कि उनको सुविधा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है हमारे द्वारा कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो 12th का पोर्शन है वो आपके 12th बोर्ड एग्जाम से पहले ही यूट्यूब पे करा दिया जा रहा है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और जैसा बोर्ड में सीबीएसई द्वारा पूछा जाता है, और इस बार तो सीजी बोर्ड वालों का भी क्या है, एनसीईआरटी हो गया। काफी सारे स्टेट बोर्ड्स में अब क्या चल रही है, एनसीईआरटी की बुक चल रही है। तो सारे स्टेट वाले भी क्या है, इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो इससे इतना समझ में आ रहा है कि
जो 12th का फिजिक्स का उसको कैसे पढ़ना है, जिसकी हम लोगों ने बात की, ठीक है। वेटेज भी ज़्यादा है, 55% बोल सकते हो कि 12 से पूछा जाता है, और बाकी का 11th के फिजिक्स से पूछा जाता है, ठीक है। अप्रॉक्स 45% उधर से पूछा जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो हमारा चैप्टर चालू हुआ इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स के 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम लोगों ने चार्ज की बात की, क्योंकि चार्ज क्या है, सबसे बेसिक चीज़ होने वाला है। चार्ज सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ होने वाला है इस चैप्टर का। अगर आपको चार्ज समझ में आएगा तभी आप बाकी चीज़ समझ पाओगे। तो हमने समझा कि चार्ज क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट मैटर की क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अगर वो है उसके पास तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या करेगा, शो करेगा। इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट को भी क्या करेगा, शो करेगा। चार्ज के 2 टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होगा होगा पॉजिटिव, और अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है तो उस पर जो चार्ज होगा होगा नेगेटिव, ठीक है। मैंने बताया चार्ज कैसे होते हैं, एडिटिव होते हैं। इनको आप अलजेब्रिक सम कर सकते हो, विथ साइन आप जोड़ सकते हो, जैसा मैथ में हम लोग जोड़ घटाव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट चार्ज भी कैलकुलेट करके दिखाया है आपको, ठीक है। इसके बाद मैंने बात किया कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम जो कि जिसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, यूनिवर्स से लेना देना नहीं है, इसके जो चार्ज है इसके ऊपर वो कैसा होता है, कंजर्व होता है। कंजर्व्ड होने का मतलब है कि ना तो चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो सेम बना रहेगा, ठीक है। ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है। आगे अगर मैं देखूं तो चार्ज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट और वेरिएंट की बात करूं तो इनवेरिएंट मतलब होता है किसी चीज का चेंज ना होना, कांस्टेंट होना। सिमिलरली वेरिएंट का मतलब होता है किसी चीज का चेंज होना, वेरी करना। तो ये इनवेरिएंट है किसके रिस्पेक्ट में, स्पीड के, और वेरिएंट है मतलब चेंज हो रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, स्पीड के। मैं दोनों के लिए स्पीड में ही कंपेयर करूंगा ना किसी एक चीज के साथ। तो अगर कोई भी हमारा पार्टिकल अगर वो मूव करता है, कोई भी पार्टिकल या एटम मूव करता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उस चार्ज की वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं होगी। बट सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो उसका जो स्पीड के रिस्पेक्ट में जो मास है, मास की वैल्यू चेंज होगी। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू याद की मास की, वो रेस्ट पे है। किस पे, रेस्ट पे है। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये वैल्यू रेस्ट पे है। तो यहीं पर आइंस्टीन के द्वारा दिया हुआ एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसमें c क्या है, हमारा स्पीड ऑफ लाइट है। वहीं पर जो m नॉट है ये हमारा मास किस पे, रेस्ट पे है। और इसी m को हम निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया है, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या समझा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज का जो वैल्यू होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के एक कंप्लीट नंबर के मल्टीपल से बनेगा, ना कि आप 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती, 1.2 इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसे होते हैं, इंटीजर फॉर्म में होते हैं। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ एन विल बी फ्रॉम 0 to 1 2 3 4 5 6 7, जो भी हो इंटीजर फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो, इंटीजर फॉर्म में हो। तो इस चीज को मैंने समझाया कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या है, एन नंबर में निकलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक और आधा इलेक्ट्रॉन निकले, या इलेक्ट्रॉन आएंगे भी तो एन नंबर बोले तो इंटीजर फॉर्म में ही आएंगे और जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, न्यूमेरिकल सॉल्व किया। इस न्यूमेरिकल से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया कि भैया 1 कूलम का चार्ज बनाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तब जाके हमारा कितना चार्ज बनेगा, 1 कूलम का चार्ज बनेगा। और अगर 1 कूलम का चार्ज बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं हमको पता चल गया, तो 2 कूलम के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 कूलम के लिए 3 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन था कि हमको 1 माइक्रो कूलम बनाने के लिए, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइक्रो से। और 1 माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻6, है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपका 1 माइक्रो कूलम वाला, ठीक। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आपको फाइंड भी करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, जया, रेखा, और कौन, सुषमा, और कौन थी, एक थी हेमा, ठीक है। इनमें से झूठ कौन बोल रहा है, इसमें से झूठ कौन बोल रहा है। वो बात अलग है कि इन सबकी पसंद क्या है, इन सबकी पसंद निर्मा, इन सबकी पसंद है निर्मा। लेकिन ये बताना है कि इनमें से झूठ कौन बोल रहा है, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्वेश्चन गायब हो गया है, बट जब लेक्चर हमने स्टार्ट किया था तब यहाँ पर क्वेश्चन था, तो आपकी नोटबुक में वो नोटेड होगा। आपको चारों ऑप्शन चेक करके ये बताना है कि एन की जो कौन सी वैल्यू है जो फ्रैक्शन में आ रही है, किस में आ रही है, फ्रैक्शन में। और एन की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो जिसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी वो क्या कर रहा है,
झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, मैंने वही सारी चीज़ें बताई कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, और लूज करेगी तो उसका मास घटेगा। कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन ले रही है, और कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ले रही है तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके आता है, मास भी लेके आता है, तो इलेक्ट्रॉन वो बॉडी भारी भी हो जाती है। ठीक है, तो हल्का भारी कब होगा वो आपको देखना है, समझना है। मैंने समझाया क्यों बबल का साइज बढ़ेगा वो भी बताया, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, ये सारे आज के क्वेश्चंस थे। इसी के साथ मैं आपके साथ अलविदा चाहूँगा, बट ये जरूर चाहूँगा कि अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, ऐसे लेक्चर्स और देखने हैं, अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप ऐसी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ने के लिए हमारे ब्रांच एमडीके को, कहाँ, रायपुर के एमडीके ब्रांच को विजिट करिए। ठीक है, साथ ही साथ प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।